ये दाखिल खारिज में क्या समस्याएं आती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि दाखिल खारिज यदि आप कराते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कहाँ आती है। देखिए, दाखिल खारिज आपका कागज़ कितना भी बढ़िया रहे, सब कुछ रहे, लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या आपके पता है वो कर्मचारी लेवल पे आता है। कर्मचारी आप समझ रहे हैं, वो क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक मौजा, जो उनका विशेषकर मौजा बोलते हैं, जो ज़मीनी एक मौजा होता है, उस मौजा का एक कर्मचारी होता है। वो जो होता है ज़मीन से संबंधित सभी मामले, जो भी रसीद वगैरह काटना, जो भी आप लैंड का जो भी टैक्सेस देते हैं, सब वहीं वो देखता है, काटता है। बिहार में उस कर्मचारी को सर्कल इंचार्ज की भी पदवी दी गई है, जो संबंधित मतलब कि सीओ को रिपोर्ट करता है। सर्कल ऑफिसर जो आपके ब्लॉक लेवल पे होते हैं, अंचल लेवल पे होते हैं, उनको रिपोर्ट करता है। मेजर रोल होता है उस कर्मचारी का क्या करना है। तो जब आप अप्लाई करते हैं ज़मीन के लिए, यदि आपकी उसके साथ सेटिंग नहीं है, बेहतर गणना नहीं है, किसके साथ, यदि आपका कर्मचारी के साथ गणना कहाँ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो यदि जो डिमांड करता है, अगर वो डिमांड आप पूरा नहीं करते हैं जो भी लेन देन का, तो फिर क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देता है। वो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्शन, अगर नहीं भी ऑब्जेक्शन लगने वाला होगा तो क्रिएट कर देगा। यदि सब चीज़ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी उसको ख़राब करने की पूरी योजना बनाएगा। अगर ना भी कोई ऑब्जेक्शंस के लिए तैयार हो रहा है तो ऑब्जेक्शन करने वाले पार्टियों को तैयार कर देगा। यानी मतलब कि ईगो का सवाल आ जाता है। फिर कर्मचारी क्या करते हैं, ईगो के सवाल में आ जाते हैं, और वह किसी भी रूप में नहीं चाहते कि लेन देन वाला उनका मार्केट खराब हो। लेन देन वाला मतलब जिसको आप बोलते हैं भ्रष्टाचार। आप साथियों, जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखा हूँ, सुना हूँ, एक दाखिल खारिज के लिए मिनिमम 10,000 रुपया तो फीस है ही। आज यदि आप 10,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, अगर बहुत बड़ा पैरवी है, तब भी 2-2.5 हज़ार रुपया आपको देना पड़ेगा। और यदि कोई पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े नेता हैं, विधायक उधायक इस टाइप के कोई, अगर उनका बहुत बड़ा पैरवी आपके पास है, तो आपको दाखिल खारिज के लिए घूस नहीं देना पड़ेगा, आपका फाइल ओके हो जाएगा। तो साथियों, मैं इसलिए ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि समस्याएं देखिए क्या होता है कि तो जो सामान्य लोग होते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, छोटे व्यवसायी हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ये ईमानदारी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, और वो चाहते हैं कि जैसे भी घूस वूस देकर, कर्मचारी को थोड़ा बहुत पैसे देकर, और अपना जल्दी से जल्दी दाखिल खारिज करा ले, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन लगा दिया तो फिर मामला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर निर्णय जाता है। और मेन है, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए फिर क्या होता है कि जो भी आप दाखिल खारिज के लिए जब अप्लाई करते हैं, जब कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनता है, बिना घूस का काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो आपके पास रास्ता कहाँ जाता है, सीओ के पास। फिर आप सीओ से कंप्लेन करते हैं। सीओ क्या करेगा, देखिए सीओ के साथ भी वही परिस्थिति है, क्योंकि सीओ ने रखा है, और सीओ को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होता है कि सीओ को नहीं पता है, उसका कर्मचारी इतना बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, इस तरह की गड़बड़ियाँ कर रहा है, तो सीओ को सभी कुछ पता है, हर चीज़ उसको पता है कि कहाँ से लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि देखिए, जब बहुत ज़्यादा सीओ का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और सीओ अनैतिक लाभ की तरफ भागने लगता है, मैंने सोचता है कि बिना मैंने लेन देन के हमारा काम नहीं चलने वाला, तो ऐसे कर्मचारियों को जो बहुत अत्यधिक मात्रा में घूस देते हैं, लेन देन करते हैं, जिनका भ्रष्टाचार में जो माहिर होते हैं, जिनका उस एरिया में बहुत पकड़ होता है, होल्ड होता है, मास्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी ऐसे कर्मचारी को एक्सटेंशन पे रखते हैं। ऐसा नहीं है कर्मचारियों की कमी है, कहीं नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार रेवेन्यू में है। रेवेन्यू विभाग में लेन देन बहुत बड़े स्तर पे चलता है, गैंग। और आप देखेंगे कि अभी बिहार सरकार ने बहुत अच्छा भ्रष्टाचारक निरोधक दास्ता है जो बिहार सरकार की, ऐसे बहुत छापामारी कर रही है, लेन देन करने वाले को पकड़ के ले जा रही है। अब इसमें क्या इन लोगों ने किया है कि जिनका हम कह सकते हैं जो कर्मचारी लोग हैं, अब वो डायरेक्ट लेन देन नहीं करते हैं। अब वो जो लेन देन है वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे साथ
उन लोगों का ब्रोकर होता है। ब्रोकर कैसा होता है जानते हैं? हर कर्मचारी अपना 8 से 10 घंटा ड्यूटी अंचल कार्यालय में नहीं करता है। जो सबसे ज्यादा करप्ट होता है, भ्रष्ट होता है, जिसके आय से सीईओ वगैरह बहुत खुश होते हैं, सरकारी विभाग में जिसका दबदबा कर्मचारी का होता है, उसको ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको प्राइवेट ऑफिस चलाने के लिए इलीगल रूप से बोल देती है। इलीगल, जिसका कोई सरकारी दस्तावेज में प्राइवेट ऑफिस चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन वो लोग इलीगल रूप से गलत तरीके से अपना प्राइवेट ऑफिस 2-3 जगह चलाते हैं। और जहां वहां बैठते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके बगल में एक लड़का होता है, 2 लड़के होते हैं जो सभी रिकॉर्ड उनको दिखाते हैं, ये करते, लेन देन का काम वही करते हैं। यानी डायरेक्ट कर्मचारी लेन देन नहीं करता है, ताकि आप उसको पकड़ ना पाए। अब रहा दाखिल खारिज की स्थिति, तो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है। देखिए, मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ देखा, देखने के बाद ये पाया कि आप कुछ भी करें, अगर कर्मचारी को भ्रष्टाचार अपनाना है, लेना है, तो बिना लिए वो दाखिल खारिज करेगा नहीं। और उसके विरुद्ध आप कोशिश करके भी कुछ नहीं जल्द कर पाते हैं, क्योंकि उसकी पकड़ और पहुंच बहुत मजबूत होती है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग होता है। अगर उसको देखें तो एक कर्मचारी को इसलिए पॉलिटिकल बैकअप उसका बन जाता है कि देखिए, जब राजनीतिक लोग क्या होते हैं कि जो ज़्यादातर राजनीति में लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेहतर प्रॉपर्टी बन जाए, बेहतर पूंजी बन जाए, तो सबसे पहले कर्मचारियों से दोस्ती करते हैं। कर्मचारी क्या होता है कि उन्हें बताता है कि कहाँ कौन सा जमीन प्लॉट खाली है, बिकने वाला है, कौन सा ऐसा जमीन है जिसको नेता लोग जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जो रेवेन्यू कर्मचारी होता है वो सब सजेशन देता है बेहतर से। आपको सब चीज प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। इस कारण क्या होता है, रेवेन्यू कर्मचारी जो होता है हर पॉलिटिकल पार्टीज का, हर नेताओं का खास बन जाता है, इसलिए कि सबको इन्वेस्ट करना है और सबको सस्ता में बेहतर चाहिए, और ये सभी काम रेवेन्यू कर्मचारी कर देता है। ऐसा नहीं है कि सभी रेवेन्यू कर्मचारी बुरे हैं, बहुत ईमानदार रेवेन्यू कर्मचारी हैं, और जो भ्रष्ट है इतना भ्रष्ट है कि उसके विरुद्ध आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब उस पर दूसरा इन कर्मचारियों के संदर्भ में बता, यदि आपने मानिए कि किसी ने आपका फाइल रोक दिया, कर्मचारी ने पैसे की डिमांड बहुत ज्यादा उसने कर दिया, और आपने उसे देने से मना कर दिया कि नहीं, मैं तो ईमानदारी से काम कराऊंगा, कुछ ये नहीं करेंगे। फिर विभिन्न प्रकार का वो केस उसमें लगा दिया, डिस्टर्ब करने लगा। अब आप उसको कंप्लेन करेंगे, अपने सीएम पोर्टल पे भी डाल देते हैं, डीएम ऑफिस पे डाल देते हैं। तो जब सीएम पोर्टल से डीएम ऑफिस में जाता है, डीएम भी जांच के लिए भेजते हैं, वो सब उस कर्मचारी को पता लग जाता है कि उसके विरुद्ध क्या जांच होना है, कौन जांच करेगा। यानी इतनी पकड़ ए रेवेन्यू कर्मचारियों की होती है कि आप सोच नहीं पाएंगे किसने कंप्लेन किया, कौन जांच करेगा, क्या जांच रिपोर्ट लगना है, पूरा व्यवस्थित हो जाता है। तो इसलिए बता रहा हूं, रेवेन्यू कर्मचारी से यदि आप उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जा रहे हैं तो ये सोचे कि आपकी लड़ाई बहुत लंबी होगी, आसान नहीं है उनके विरुद्ध आपको जीतना, क्योंकि उनकी सेटिंग ये राजनीति की गलियारे में बहुत मजबूत होती है। और उनके विरुद्ध आप फिर क्या करेंगे, आप सीएम पोर्टल पे आप डालेंगे, सीएम पोर्टल आखिर क्या करेंगे, एक सीएम के पास एक सिर्फ आपका केस तो है नहीं, ये आपके केस के लिए वहां कोई अधिकारी बैठा है पूछने के लिए। वो सिर्फ एक काम करेंगे, अपने मेल को फॉरवर्ड कर देंगे डीएम को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देंगे। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा, फिर वो अपने रेवेन्यू एडीएम को फॉरवर्ड करेगा, रेवेन्यू एडीएम क्या करेंगे, फिर वो सीओ को फॉरवर्ड कर देंगे, डीएम क्या करेंगे, एसडीएम को फॉरवर्ड करेंगे, एसडीएम क्या करेंगे, फिर सीओ को फॉरवर्ड करेंगे। सीओ के ऊपर आते हैं डीसीएलआर, जो सीओ के जो कागज में तहसील का जो इंचार्ज होता है जमीनी, वो डीसीएलआर होता है। लेकिन कहा जाता है ना, दुधारू गाय से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता है। आज देखिए, मैं बोला 98% भ्रष्ट है रेवेन्यू कर्मचारी, और आए दिन आपको विभिन्न फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा, बहुत हंगामा होता है। लेकिन उनके विरुद्ध
सिर्फ एक ही एक्शन करता है, उस मुख्यमंत्री के अंदर जो कंट्रोल करने वाला भ्रष्टाचार निरोधक विजिलेंस डिपार्टमेंट है वही एक्शन लेता है। लेकिन उसमें भी यदि आपके बातों से संतुष्ट हो। दूसरा चीज़ विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जब फाइल आता है ना, अगर किसी के विरुद्ध कार्रवाई करना है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट भी सर्वे कराता है। तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनका पॉलिटिकल बैकअप बहुत मजबूत होता है और जो जिनके पक्ष में अधिकारीगण भी सीनियर होते हैं, तो फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट जाता है वह रिपोर्ट भी चेंज हो जाता है, माने उसके फेवर में चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप दाखिल खारिज जमाबंदी जो एक कराते हैं, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप भ्रष्टाचार को रास्ते को अपनाएं और आप वहीं करें जो कर्मचारी चाहता है। मैं यही कहूँगा कि अपने सद्बुद्धि से आप काम लें, क्योंकि सद्बुद्धि आपका बेहतर है। देखिए साथियों, हमेशा ये ध्यान देने की चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार खुलेआम कर रहा है, अगर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिया है, अपने बेटे, बेटी, पतोह, दामाद, साले, सरहज, सभी रिश्तेदारों के नाम अकूत संपत्ति अगर बना लिया है, तो ये सभी को पता है। ये नहीं है जो किसी को नहीं पता है, हर अधिकारी को पता है, हर नेता को पता है। लेकिन जो जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है उसका पॉलिटिकल बैकअप भी बहुत मजबूत होता है, आसान नहीं होता। सीएम के मेल आएंगे, फॉरवर्ड होंगे, डीएम फॉरवर्ड करेंगे मेल के कागज़ दबते जाएगी, महीना निकल जाएगा, 2 महीना निकल जाएगा, 6 महीना निकल जाएगा, साल भर निकल जाएगा। साथियों, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ईमानदारी ज़रूरी है, लेकिन कहीं कहीं आपको यह सोचना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे फाइट कर रहे हैं। यह सिस्टम इतना आसान नहीं है कि आपकी ईमानदारी से बदल जाएगा। एक व्यक्ति के ईमानदार होने से संसार नहीं बदल जाता, आपको उसी सिस्टम में रहना है। तो साथियों, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ करें, अपनी सद्बुद्धि से करें। ध्यान रखें, एक जो आईएएस जो बनता है ना, एक जो कलेक्टर जो बनता है, वो अपनी पुरानी दिन भूल जाता है कि उसके माँ बाप कितने कष्ट में उसे पढ़ाए थे। उसके पास ऐसे मैं मैंने लगभग 70% कलेक्टर्स का नाम बता दूंगा जिनके घर में किताब के पैसे नहीं थे, जो बढ़िया से भोजन उनको नहीं मिलता था। लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठ गया आईएएस, जब आईएएस बैठ गए, कमिश्नर बन गए, डीएम बन गए, तो भूल जाते हैं पुराने दिन कि उनके माँ बाप कैसे संघर्ष किए थे और उस संघर्ष से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो साथियों, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन बदलाव के लिए सद्बुद्धि से काम लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा ईमानदारी मुश्किल के हालात पैदा कर देते हैं। तो मैं इसलिए भ्रष्टाचार के रास्ते को अपनाने को नहीं बोल रहा, लेकिन किसी के विरुद्ध बार बार आपकी शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो दाल में कुछ काला है।